हेलो स्टूडेंट, आवर्त सारणी जो अध्याय 3 है हमारा, उसके ऊपर अपनी बातें कर रहे थे और उसके अंदर अपने जो टॉपिक चालू कर रखा था वो था आधुनिक आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप। कि आज हमारे सामने जो आवर्त सारणी आई है, जो मोजले द्वारा दी गई आवर्त सारणी है, उस मोजले द्वारा दी गई प्रदत्त आवर्त सारणी का जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया है वो क्या है, अपने इसको दीर्घ स्वरूप कहा जाता है। और इस दीर्घ स्वरूप में कहा जाता है कि जो आवर्त सारणी है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होने के कारण से इसे क्या नाम दिया गया है, दीर्घ स्वरूप के रूप में अपने इसको देखा जा रहा है। तो अपने एस और पी ब्लॉक के बारे में बातें कर चुके थे, आज अपने बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के बारे में। तो जो डी ब्लॉक है आधुनिक आवर्त सारणी का, ठीक है, उसके अंदर अपने देखें कि जो ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं वो कितने वर्ग हैं, अपने पास 10 वर्ग इसमें लिए गए हैं। तो 10 ऊर्ध्वाधर वर्ग है इसके अंदर। और इसकी जो श्रेणियां हैं, हमेशा ध्यान रखना है अपने को कि जो श्रेणी इसकी है या जिसे अपने आवृत कहा जाता है, तो आवृत इसके अंदर कितने आते हैं, इसके 4 अपने इसके आवृत लिए जाते हैं। कौन कौन से अपने इसके अंदर देखें तो सबसे पहली जो श्रेणी है इसे अपने बोला जाता है 3D श्रेणी, इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, 3D श्रेणी। दूसरी जो श्रेणी है इसे बोला जाता है 4D श्रेणी। इसके बाद में 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर अगर श्रेणियों की बात की जाए तो अपने यहाँ पर 4 श्रेणियाँ इसके अंदर रखी गई है। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और नेक्स्ट जो आती है उसे अपने बोला जाता है 6D श्रेणी, इसे नाम दिया जाता है। अब 3D श्रेणी का जो आवृत है, ठीक है, इनके आवृत की बात करता हूँ तो ये तो हो गए इनके श्रेणियों के नाम। तो 3D श्रेणी का जो आवृत होगा, ठीक है, आवृत कौन सा होगा, तो अपने कहते हैं आवृत हमेशा एक कम चलता है। इसका मतलब ये जो आवृत है वो आवृत कौन सा है, 4th आवृत है। ये कौन सा है, 5th आवृत, ये 6th आवृत और ये 7th आवृत। इसका मतलब अपने से पूछा जाए कि जो 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी के जो तत्व है वो कौन से आवृत से संबंध रख रहे हैं, तो अपने कहेंगे 3D श्रेणी के जो तत्व 4थे आवृत से संबंध रख रहे हैं। इस तरह से जो 4D श्रेणी के जो तत्व है वो 5वें आवृत से, 6D श्रेणी के जो तत्व 6ठे आवृत से, और जो अगली 5D और 6D जो श्रेणी के जो तत्व हैं वो 7वें आवृत से संबंध रख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इनके हो गए आवृत। अब वर्गों की बात करें तो वर्ग हमारे पास जो इनका होता है IPSC के आधार पर इसे जो नंबर दिया गया है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो अपने कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक तत्व है वो कहाँ से कहाँ तक, वर्ग संख्या 3 से लेकर तक के 12 तक के जो वर्ग हैं उसमें कौन से पाए जाते हैं, डी ब्लॉक तत्व पाए जाते हैं। तो ये जो तत्व हैं वो कौन से हैं, हमने बात कर रहे हैं यहाँ पर डी ब्लॉक तत्वों की बात कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक तत्व कौन से वर्ग से कौन से वर्ग तक पाए जाएंगे, वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक के जो तत्व हैं उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। आवृत कौन सा है, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां। डी ब्लॉक तत्वों की कितनी श्रेणियां हैं, 4 श्रेणी हैं, 3D, 4D, 5D, 6D श्रेणी है। अब इनके अंदर अगर तत्व देखे जाएं तो तत्व कौन कौन से हैं, अगर इनमें देखें तो पहली श्रेणी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये 3D श्रेणी के जो तत्व हो गए। ठीक है, अब यहां पर अपने कहा था कि जो डी ब्लॉक तत्व है इन्हें एक नाम और दिया जाता है और वो दूसरा नाम अपने इनको दे सकते हैं, वो क्या है, संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक तत्वों का जो दूसरा नाम है वो क्या है, संक्रमण तत्व इसे कहा जा सकता है। अब ये जो संक्रमण तत्व अपने नाम दिया गया है इसको, तो अपने कहेंगे क्या सभी डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो मैं कहूंगा कि जो हमारे पास 12वां वर्ग है, कौन सा वर्ग, 12वां वर्ग, इस 12वें वर्ग के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से तत्व हैं, जैसे जिंक आ गया, कैडमियम आ गया और जो मरकरी है, ये जो तीनों तत्व है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ध्यान देना है इसके अंदर, ये डी ब्लॉक तत्व तो हैं लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, क्या चीज अपनी कही है कि जो जिंक,
कैडमियम और जो मरकरी है ये संक्रमण तत्व नहीं है, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। ठीक है, क्यों नहीं कहा जाता है कि अपने कहते हैं कि जो संक्रमण तत्वों की एक परिभाषा आती है, संक्रमण तत्व होते क्या हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा देखी जाए कि संक्रमण तत्व अपने किसे कहा जाता है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं अपने संक्रमण तत्वों की। ठीक है, कौन से हैं, तो अपने यहां पर कहूंगा वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रविष्ट हो। तो ठीक है जी, अंतिम इलेक्ट्रॉन तो इन सभी के अंदर डी उपकोश में ही प्रविष्ट हो रहा है, तो ये तो यहां तक तो बात अपनी सही है, लेकिन आगे क्या कहता है, लेकिन उन तत्वों की परमाणवीय या आयनिक अवस्था में डी उपकोश रिक्त होना चाहिए। ये शर्त आ गई इसके अंदर कि आपने कहा कि ठीक है जी, जो जिंक, कैडमियम और जो मरकरी है वे संक्रमण तत्व तो हैं, लेकिन इन्हें अपने जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक तत्व तो हैं, लेकिन इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, इसके लिए अपने परिभाषा दी कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रविष्ट होता है, लेकिन उन तत्वों के परमाणवीय या आयनिक अवस्था में डी उपकोश रिक्त होना चाहिए, डी कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी में अगर देखा जाए तो इनके परमाणवीय अवस्था और आयनिक अवस्था दोनों में अगर अपने बात करता हूं तो डी कोश क्या है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। जैसे जिंक की परिभाषा आपने देख ली, यहां पर इसकी परिभाषा क्या थी संक्रमण तत्वों की। अब इस परिभाषा को अपने लागू करके दिखाते हैं किस तरह से अपनी ये कह रहा है। तो अगर मैं जिंक का परमाणु क्रमांक देखा जाए तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। तो कल मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था, तो 30 से पहले की जो निष्क्रिय गैस कौन सी होगी, आर्गन। ठीक है, आर्गन के बाद में आपने कहा ये कहाँ से शुरू होता है, जिंक, चौथे आवर्त से, तो चौथे आवर्त से हो गया तो 4s2 और 3d10। तो आर्गन देखो 18, 2 20 और 10 कितना हो गया, 30। तो ये देखो जिंक का परमाणु अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इस विन्यास में देखो D10 है, अर्थात D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब इसकी आयनिक अवस्था बात करें तो जिंक क्या करता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जिंक कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि जिंक धातु है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागे कहां से जाते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन भरने का तो नियम है, ऑफ-बाउ नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के त्यागने का एक सिंपल सा नियम है। वो नियम क्या है कि जो सबसे बाह्यतम कोश होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें से त्यागे जाएंगे। ठीक है, ये उसी तरीके से हुआ कि जैसे अपने जूते और जुराबे पहनते हैं, तो पहनते समय पहले जुराबों को पहना जाता है और फिर जूते पहने जाते हैं, लेकिन उतारते समय पहले जूतों को उतारेंगे और फिर किसको उतारा जाता है, जुराब को उतारा जाता है। ठीक है, तो ये वैसे ही हुआ कि इलेक्ट्रॉन भरने का कुछ नियम अलग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के निष्कासन का नियम कुछ अलग होगा। तो कहता है इलेक्ट्रॉन सबसे जो बाह्यतम कोश है उसमें से निकाला जाता है, तो सबसे बड़ा कोश कौन सा है, 4th। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपके पास क्या बचेगा, आर्गन 3d10, और s में से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो अपने क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। तो अब देखो इसकी परमाणु अवस्था में भी D10 विन्यास है और आयनिक अवस्था में भी क्या विन्यास देखने को मिल रहा है, अपने को D10 विन्यास देखने को मिल रहा है। तो इसका अर्थ यहां हुआ कि अपने संक्रमण तत्वों की जो परिभाषा दी थी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन तो डी उपकोश में प्रविष्ट हो रहा है यहां पर जिंक में भी, लेकिन इन तत्वों के अंदर परमाणवीय व आयनिक अवस्था में डी कोश अपूर्ण नहीं होता है, डी उपकोश पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। अब इससे पहले का जो तत्व देखो कौन सा है, कॉपर। ठीक है, इसी तरह से यहां पर जो तत्व आता है वो Ag। ठीक है, तो कॉपर, Ag, ठीक है, इसी तरह से यहां पर आता है प्लेटिनम।
तो अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो आर्गन 4s1 3d10। तो इसके आधार पर तो कॉपर को भी अपने संक्रमण तत्व नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर अपने को कॉपर में भी क्या देखने को मिल रहा है, D10 विन्यास देखने को मिल रहा है। लेकिन कॉपर की आयनिक अवस्था अगर देखी जाए तो कॉपर का आयनिक रूप होता है Cu+2। इसमें देखा जाए तो आर्गन अर्थात कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2। तो एक तो सबसे बाह्यतम कोश कौन सा है, 4s, इसमें से त्याग देगा, इसमें एक ही है, और एक D में से त्यागेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, देखो D9 विन्यास हो गया। तो कॉपर में विन्यास क्या देखने को मिल रहा है अपने को, 3D9 विन्यास देखने को मिल रहा है। अर्थात यहाँ पर कॉपर के अंदर जो D उपकोश है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। अपने ये कहा था परमाणुवीय या आयनिक, दोनों में से एक में चल जाता है। तो यहाँ पर परमाणुवीय अवस्था में तो कॉपर में D10 विन्यास है, लेकिन आयनिक अवस्था में D10 विन्यास नहीं होने के कारण से इसे अपने संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये अच्छा क्वेश्चन है कि कॉपर, कैडमियम और मरकरी को अपने जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, क्यों? तो इसके पीछे का ये रीजन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि जो बाकी तत्व हैं, जैसे यहाँ पर कौन सा आ जाता है अपने पास, इट्रोबियम तत्व आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर कौन सा आ जाता है, लैंथिनम, और यहाँ पर कौन सा आ जाता है, एक्टिनम तत्व आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने बात करें कि लैंथिनम और एक्टिनम तत्व की बात करें तो अपने यहाँ पर कहें कि जो प्रथम श्रेणी है डी ब्लॉक तत्वों की, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो अपने कहा परमाणु क्रमांक 21 से लेकर कहाँ तक है, परमाणु क्रमांक 30 तक इसके अंदर संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी आती है। इसी तरह से अपने दूसरी श्रेणी की बात करें, जो कौन सा तत्व है अपने पास, यहाँ पर इट्रोबियम की बात करते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक है इस श्रेणी की अगर अपने बात करें तो अपने इसकी शुरुआत करेंगे 39 से लेकर ये जो तत्व है 48 तक पाए जाते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, परमाणु क्रमांक 39 से लेकर कहाँ तक है, 48 तक है। तो कैडमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 48 होता है। इसके बाद में यहाँ पर बात करें तो लैंथिनम का परमाणु क्रमांक कितना है, देखो 57। अब आपने कहा था 58 से लेकर 71, 58 से 71 तक है आंतरिक संक्रमण तत्व है। इसका मतलब यहाँ पर जो अगला तत्व आएगा, जो हाफेनियम आएगा, इस हाफेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 72। तो 57 के बाद में अगला जो डी ब्लॉक तत्व है वो कौन सा होगा, 72 से लेकर कहाँ तक होगा, ये 80 तक होगा। कहाँ तक होगा, 80 तक। इसी तरह से एक्टिनम है, तो एक्टिनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 89 होता है। तो 89 से फिर 90 से लेकर 103 तक जो एक्टिनाइड श्रेणी आती है, जो इस श्रेणी के नीचे स्थान दिया गया है। तो इसका मतलब अगला जो तत्व है रदरफोर्डियम, उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होगा, जो अपने पास आता है इसका 100, रदरफोर्डियम जो परमाणु क्रमांक है उसका कितना आएगा अपने पास, 104 पर आएगा। ये जो रदरफोर्डियम जो तत्व है वो रदरफोर्डियम तत्व 104 पर आएगा। तो 104 से लेकर ये जो आवर्त सारणी, जो यहाँ पर जो डी ब्लॉक तत्व खत्म होंगे वो कहाँ पर होंगे, 112 परमाणु क्रमांक तक ये चलेगी। तो ये अपने पास जो डी ब्लॉक तत्वों का परमाणु क्रमांक हो गया, कौन सी श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में अपने बातें की। ठीक है, अब प्रत्येक वर्ग का एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे है, इनकी अगर अपने देखे जाए तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए अपने क्या करते हैं, अगर अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है किसी तत्व का, तो अपने कहते हैं उस तत्व जो परमाणु क्रमांक दिया गया है उससे पहले की अपने यहाँ पर निष्क्रिय गैस या कौन सी गैस लिख देते हैं, अपने उत्कृष्ट गैस लिख दिया जाता है। उस उत्कृष्ट गैस के बाद में, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, डी ब्लॉक तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है NS1 और 2 N-1 D 1 से लेकर 10 तक, ये सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है। अगर डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए तो क्या होता है, NS1 और 2, जैसे कॉपर में 1 आया था, क्रोमियम में 1 आता है, बाकी सभी में S में कितने रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये अपवाद है कॉपर और क्रोमियम। ठीक है, तो वो क्यों कारण था, इसका कारण अपने डिस्कस किया था, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व के आधार पर उसको समझ चुके हैं अपने। और N-1 डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अपने जो प्रथम श्रेणी है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, वैसे इसको फेरम बोलते हैं, तो कोबाल्ट
कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास को मैं दर्शाएं आपने, तो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 21 से लेकर कहाँ तक है ये तत्व, 30 तक है। तो अपने कहें 21 से पहले की जो निष्क्रिय गैस कौन सी है, आर्गन, तो मैंने लिख दिया आर्गन। ठीक है, वर्ग कौन सा है ये, चौथा, तो 4s2 3d1, तो ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 4s2 3d1। इसके बाद में ये सेम चलेगा 4s2, इसके अंदर क्या हो जाएगा 3d2, इसके अंदर आगे आ जाएगा 3d3। अब क्रोमियम में देखें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास थोड़ा अलग रहेगा, और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा देख सकते हैं हमने, निष्क्रिय गैस आ गई आर्गन, फिर आ जाता है 4s1 3d5, ये क्रोमियम का हुआ। अब क्रोमियम के बाद में अपने जब मैग्नीज में आएंगे तो मैग्नीज का अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास देखा जाए तो मैग्नीज के अंदर इलेक्ट्रॉन विन्यास में वापस वो नियमितता आ जाएगी, तो आर्गन 4s2 3d5, तो दोनों में देखो डी में 5 है लेकिन इसमें 1 है और इसमें 2 है। इसके बाद में आयरन में बात करें तो आयरन में ये सेम चलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3d6, फिर कोबाल्ट में हो जाएगा 3d7, निकल में हो जाएगा 3d8। अब इसके बाद में अपने कॉपर में देखें तो कॉपर में क्या मिलेगा अपने को, आर्गन 4s1 3d10, 9 नहीं होगा, होना तो ये चाहिए था ना 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो जाता है। और इसके बाद में जो जिंक है, जिंक के अंदर आपको वापस देखने को मिलेगा आर्गन 4s2 3d10। तो ये प्रथम श्रेणी के जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किस रूप से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपने प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सभी तत्वों के अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यहाँ पर बातें कर ली, किस तरह से अपने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगली जो श्रेणी है, इसमें जो डी ब्लॉक तत्व है वो सभी धातुएं हैं। जैसे पी ब्लॉक में हमने कहा था धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है। इसमें सभी तत्व कैसे हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं, धात्विक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो सभी धातुएं, इसीलिए इसको अपने संक्रमण धातुएं कहा जाता है। इसके बाद में हमारे पास जो हमारी जो मूल आवर्त सारणी है उसमें जिन तत्वों को स्थान नहीं मिला है उनकी बात अगर अपने करें तो वो 2 श्रेणियां अपने पास यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं, जिसमें जो प्रथम श्रेणी है उसे अपने नाम दिया जाता है लेंथेनाइड श्रेणी। इसे क्या नाम दिया जाता है, लेंथेनाइड श्रेणी। ये जो हमारी प्रथम श्रेणी है इसे लेंथेनाइड श्रेणी या इसे अपने LN से प्रदर्शित कर दिया जाता है। इसी तरह से ये जो दूसरी श्रेणी है इसे अपने नाम दिया जाता है एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है, या इसे अपने AN कहा जाता है। और लेंथेनाइड श्रेणी में जो तत्व पाए जाते हैं उसे अपने लेंथेनाइड तत्व कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अपने लेंथेनाइड तत्व, या अपने इन्हें लेंथेनॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इन तत्वों को क्या बोल दिया जाएगा, एक्टिनाइड तत्व, या अपने इन्हें बोल देंगे एक्टिनॉन। ठीक है, तो ये इनके कुछ नाम होंगे, किस तरह से इसके नाम अपने दिए जाते हैं। यहाँ पर जो लेंथेनाइड श्रेणी है वो परमाणु क्रमांक 58 से प्रारंभ होती है। तो 58 से लेकर कहाँ तक पाई जाती है, 71 तक पाई जाती है। तत्वों की बात अपने पहले कर चुके हैं तो दोबारा वो तत्व अपने नहीं भरेंगे। ठीक है, आपको तत्व यहाँ पर बता चुके हैं कौन कौन से हैं। इसी तरह से जो दूसरी श्रेणी हमारे पास कौन सी है, एक्टिनाइड श्रेणी है, जो परमाणु क्रमांक 90 से प्रारंभ होती है, 90 से प्रारंभ होकर कहाँ तक चलती है, 103 तक चलती है। तो इसका मतलब अपने कह सकते हैं जो लेंथेनाइड श्रेणी है वो लेंथेनाइड श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है, अपने कहा कि परमाणु क्रमांक 58 से लेकर कहाँ तक है, 71 तक है। इसी तरह से जो एक्टिनाइड श्रेणी है वो परमाणु क्रमांक 90 से लेकर कहाँ तक पाई जाती है, 103 तक जो तत्व हैं उन तक जो श्रेणी पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। इसमें अपने बात कर चुके हैं कि परमाणु क्रमांक 92 जो किसका आता है, यूरेनियम का आता है, उस यूरेनियम के ऊपर के जो तत्वों को क्या कहा जाता है, अति भारी तत्व कहा जाता है, परा यूरेनियम तत्व इसे कहा जाता है। ये जो सभी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, संश्लेषित रेडियो एक्टिव तत्व
होते हैं। अब इन दोनों श्रेणियों के मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर अपने बात करें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा। लैंथेनाइड श्रेणी का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो अपने वही बात आ जाएगी। सबसे पहले क्या आ जाएगी अपने पास, यहाँ पर उत्कृष्ट गैस को लिखेंगे जो इस श्रेणी से पहले आती है। जैसे लैंथेनाइड श्रेणी से पहले जो अपने लैंथेनाइड श्रेणी कहाँ से शुरू हो रही है 58 से, तो इससे पहले जो उत्कृष्ट गैस आ जाएगी वो फिक्स है। कौन सी आ जाएगी हमारे पास, जिनोन की बात करेंगे। कौन सी अपने पास उत्कृष्ट गैस आ जाती है यहाँ पर, जिनोन। ठीक है, अब जिनोन लिख दिया। फिर इसका जो अपने बात करें कि इसका आवृत और वर्ग और देखा जाए तो लैंथेनाइड श्रेणी का जो आवृत होगा वो कौन सा होगा, इसका छठा आवृत है। और एक्टिनाइड श्रेणी का अगर जो आवृत बात करूंगा तो वो कौन सा है, सातवां। वर्ग दोनों का सेम रहेगा। अगर वर्ग की बात करें तो दोनों में सेम रहता है। वो वर्ग कौन सा है, अपने इसको थर्ड बी मोजले के आधार पर, जो मैंडलीफ या मोजले के आधार पर, और आईपीएससी के आधार पर इसको कौन सा वर्ग नाम दिया जाता है, तीसरा वर्ग इसको कह दिया जाता है। तो आवृत छठा और सातवां और वर्ग दोनों का सेम है, जिसे थर्ड बी या थर्ड वर्ग इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हो तो देखो अपने कौन सा आवृत, छठा, तो अपने लिख सकते हैं इसको 6s2। ठीक है, फिर लिखेंगे अपने इसमें 5d 0 और 1 और 4f 1 से 14। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है, देखिए यहां पर 4f श्रेणी भी इसे बोल जा सकता है, 4f श्रेणी। और इनको क्या बोला जा सकता है अपने 5f श्रेणी के तत्व भी इन्हें नाम दिया जा सकता है। तो इनका ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। इसी तरह से एक्टिनाइड तत्वों का अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपने से पूछते हैं तो इससे पहले निष्क्रिय गैस आती है रेडोन। रेडोन 7s2 6d 022। ठीक है, और 5f 1 से लेकर 14 तक। तो ये एक्टिनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है। ठीक है, इसके आधार पर अपने इसी विन्यास के आधार पर जो इसमें जो तत्व उपस्थित हैं उनमें अपने इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, किस तरह से अपने इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपने इनके तत्वों की बात कर ली। अब क्या है कि इसके अंदर सभी वर्गों की या सभी श्रेणियों की बात करने के बाद में, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने के बाद में दिक्कत ये आई कि जो परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर के जो तत्व थे, परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर के जो तत्व थे उनको नाम कैसे दिया जाए। क्यों दिक्कत आई इसके सामने, अगर अपने कहें कि जो परमाणु क्रमांक 104 का जो तत्व था, परमाणु क्रमांक 104 का जो तत्व था, इसके दो नाम दिए गए थे पहले। जैसे मैंने आपको बताया, अभी नाम बताया, वो क्या नाम बताया, रदरफोर्डियम। इसको तत्व को क्या कहा जाता है, रदरफोर्डियम इस तत्व को कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ वैज्ञानिक इसे जो नाम देते थे वो कुर्शाटोवियम भी इसे कहते थे, कुर्शाटोवियम। तो एक ही तत्व के दो नाम हो गए, एक रदरफोर्डियम हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, कुर्शाटोवियम नाम हो गया। इसके पीछे का कारण था कि दो देश के वैज्ञानिक, अमेरिका व रूस कि जो वैज्ञानिक थे वो कह रहे थे कि अमेरिकी वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि हमने 104 वाले तत्वों को खोजा है, और रूस के वैज्ञानिक कह रहे थे कि हमने 104 पर जो परमाणु क्रमांक है उस तत्व को खोजा है। और उन दोनों वैज्ञानिकों ने, दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग नाम दे दिया। एक नाम इसको रदरफोर्डियम देते हैं और दूसरा क्या देता है इसे, जो कुर्शाटोवियम इसे नाम दे दिया जाता है। तो क्या किया कि आईपीएससी कहती है फिर इसके ऊपर कि इस तरह से तो अपने तत्वों के नाम दे ही नहीं सकेंगे। तो आईपीएससी कहते हैं कि जब तक आप उस तत्व के पीछे के स्पष्ट पर जो प्रमाण नहीं ला के दे देते कि हाँ ये तत्व है और इसके अंदर ये इसके गुण हैं, ये इसके रासायनिक गुण हैं, ये इसके भौतिक गुण हैं, जब तक आप इन चीजों के बारे में नहीं बता देंगे तब तक ये नहीं माना जाएगा कि ये तत्व आपने खोजा है। और तब तक उस तत्व को जो नाम है वो कौन देगी, आईपीएससी देगी। जैसे ही आप उसके पीछे के प्रमाण ला देते हो तो आईपीएससी अपना नाम वहां से हटा लेगी और आप उस तत्व के ऊपर नाम दे सकते हो। अपनी मर्जी से जो तत्व का नाम आप देना चाहते हो वो उसको नाम वहां पर दिया जा सकता है। तो आईपीएससी फिर कैसे देती है इसके नाम को, तो आईपीएससी कहती है कि जैसे अपने पास संख्या अगर 0 है तो 0 को बोला जाता है नील, 1 को बोला जाता है अन, 2 को बोला जाता है अपने पास बाई, 3 को बोलते हैं अपने ट्राई। ठीक है, 3 को क्या बोलते हैं अपने, ट्राई। ठीक है, इसी तरह से अपने पास जो 4 है, 4 को बोला जाता है क्वाड, 5 को बोल देंगे अपने पेंट, 6 को बोल देंगे अपने
हेग्स, 7 को बोल देंगे अपने हेप्ट, और संख्या 8 को बोल दिया जाता है ऑक्ट, 9 को बोल दिया जाता है नोन। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं को अपने अलग अलग नाम देते हैं। नोन के जगह अपने ईन बोलेंगे, ईन। ठीक है, वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है नॉन, तो ईन। इसी तरह से सारी धातुएं हैं, तो धातुओं के पीछे जो अनुलग्न क्या लगाया जाता है, वो अनुलग्न लगाया जाता है IUM, ईएम। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक जैसे 101 है, तो 101 के 1 को क्या बोलते हैं, देखो अपने अन, फिर 0 आ गया, 0 को क्या बोलते हैं अपने, देखो निल, और फिर 1 वापस आ गया तो क्या हो गया अन, और अन के पीछे क्या आ जाएगा, अनुलग्न आ जाएगा IUM। तो इसका मतलब 101 वाले को IPSC नाम क्या देती है, देखो अन निल अनियम, और इनके सभी के पहले अक्षर प्रयोग में ले UNU, तो इसका जो प्रतीक अपने को मिलता है वो क्या मिलता है, UNU अपने को इसका प्रतीक मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे मैं बात करूं 104 वाले की, अगर अपने बात करें तो 104 को देखो, 1 को क्या बोला जाता है अन, 0 को क्या बोल देंगे अपने निल, और 4 को क्या बोला जाता है, देखो क्वाड, QUAD, और इसके पीछे क्या लगा देंगे ईएम, तो अनिल क्वाडियम। और प्रतीक क्या बना, U, प्रथम अक्षर U, फिर N और फिर Q, तो UNQ। ये 104 वाले को IPSC ने अपना प्रतीक चिन्ह दिया, लेकिन बाद में जब स्पष्ट हो गया तो स्पष्ट होने के बाद में इसे नाम क्या दे दिया गया, रदरफोर्डियम इसे नाम दे दिया गया। आज 104 वाले को अपने RF के नाम से जानते हैं, रदरफोर्डियम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर के जो तत्व हैं, इन्हें अपने IPSC के आधार पर नाम दिया जा सकता है। जैसे 112 वाला का अगर देते हैं तो 112 को क्या बोलेंगे, देखें अन, फिर 1 फिर आ गया तो फिर क्या आ गया अन, और फिर 2 को क्या बोला जाता है बाई, तो बाईयम। तो इसका तत्व का प्रतीक UUB, तो UUB 112 वाले तत्व का प्रतीक बन जाता है। और जैसे जैसे इनके ऊपर खोज होती गई, वो अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं, IPSC अपने नाम वहां से हटाती जाएगी, आपने उसके प्रमाण दे दिया, प्रमाण के आधार पर उसको तत्व को आपने नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपने इतना ही करेंगे। थैंक यू।